बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज आपको बताएं कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को वाइट वॉश करने में नाकाम रहा है। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन पाकिस्तान ने वही कर दिखाया जिसकी हमें उनसे तवक्कुआत नहीं थी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल तौसी कर दी है। इसके अलावा बात होगी बैरून मुल्क पार्सल्स के निर्ख में कई गुना इजाफा कर दिया है और ई सेल्स का कारोबार मुश्किल में पड़ गया है। इंटरनेट की बंदिश, VPN की बंदिश, इससे मसाइल पहले ही मौजूद हैं और अब बैरून मुल्क पार्सल्स के निर्ख में कई गुना इजाफे से कारोबार मजीद मुतासर होने का खदशा है। इस पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा में इजरायली मजालिम को नस्ल कुशी करार दे दिया है और अब इस चीज़ का इदराक पूरी दुनिया कर रही है, सिवाय इजराइल उसके हामियों के, अमेरिका के, कि वहाँ पे नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। मासूम औरतों और बच्चों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी नस्ल को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस पर भी बात होगी और फिर आखिर में बात होगी नज़र बद की हकीकत क्या है और बच्चों की नज़र कैसे उतारनी चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर माहिराना राय हम आप तक पहुँचाएँगे आज के प्रोग्राम में और बहुत से अहम टॉपिक्स हैं जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट मैच की और ये तो खुशाइंद है कि पाकिस्तान सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुका था, चाहे वो वनडे हो या T20, लेकिन एक चांस था आपके पास। वो चांस ये था कि आप वाइट वॉश कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट भी हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काबिल कबूल है और तसल्ली बख्श सूरत हाल है पाकिस्तान की। यही कल भी बात कर रहे थे कि जो स्क्वाड जो है वो खिलाया जा रहा है, जो जिन प्लेयर्स की तब्दीली की गई है, जो टीम के अंदर चेंजिंग्स हैं वो कितनी बेहतर साबित होंगी पाकिस्तान के लिए और शाहीनों के लिए। और शाहीनों ने अच्छा खेल पेश किया। जिस तरह से जुनेद कह भी रहे हैं कि सीरीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान अपने नाम कर चुका था, तो इस हार को हमने उसी तरह से सेलिब्रेट करना है कि आने वाले दिनों में हमें इससे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और जमकर खेलना है। बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका के लिए भी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और जब जीत के आप जाते हैं किसी नए महाज पे तो आपका मोराल पहले ही हाई होता है। तो अहमद कुरैशी साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं। और फिर आपके इल्म में है भारतीय मीडिया एक और दावा भी कर रहा है, वो कह रहा है कि ये मामला तय पा गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, अहमद कुरैशी साहब क्या कहेंगे, जो दौरा जिम्बाब्वे था कैसा रहा? ओवरऑल वाइट वॉश तो हमारे हाथ से छिन गया, लेकिन कितना मोराल हाई होगा साउथ अफ्रीका के टूर्नामेंट से पहले? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जिम्बाब्वे की जहाँ तक बात है तो विक्ट्री टर्म्स में हम पाकिस्तान की इस जीत को कोई बहुत ज़्यादा हाईली रेट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। ऑल्दो कि जिम्बाब्वे को काफ़ी अर्सा हो गया क्रिकेट पे, लेकिन हमेशा ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जब भी सीरीज़ वगैरह हो या कोई मैच हो तो उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी ही रहता है। विक्ट्री टर्म्स में हम ज़्यादा हाईली रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो यंग टैलेंट हमारा सामने आया है ड्यूरिंग दिस सीरीज वो आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक कि वो लोग जो ये बात करते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में अब उस लेवल का टैलेंट नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, आई थिंक ये सिर्फ एक मिथ ही साबित हुई है और बहुत गलत मिथ साबित हुई है। जिस तरह से हमने देखा है कि सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की, अबरार ने बॉलिंग की, उसके अलावा जहांदाद की थोड़ी बहुत कल के मैच के अलावा भी कंट्रीब्यूशंस थी। उसके अलावा सैम अयूब को हमने देखा कि उसकी फॉर्म थोड़ी वापस आई थी, लेकिन फिर दोबारा से कल वाले मैच में उसको थोड़ा सा उसने स्ट्रगल किया। तो आई थिंक कि जो एक यंग लॉट आ रही है पाकिस्तान में, ना सिर्फ उनमें एग्रेशन वाला एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, अटैकिंग अप्रोच नजर आती है जो कि इस यंग लॉट के आने से पहले मिसिंग थी पिछले 2-2.5 साल में जी। तो अगर अहमद ये कहा जाए कि जो तब्दीलियां की गई थी, वो एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे वो खुशाइन साबित हुए हैं। कम से कम हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितना पोटेंशियल मौजूद है यंगस्टर्स की सूरत में, और जो नए प्लेयर्स हैं वो हमें कितना अच्छा खेल जो है वो दे सकते हैं। ये खुशाइन बात है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बड़ी एक और अच्छी खबर भी सामने आई है वो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो उस पर डटे रहे काफ़ी देर तक, लेकिन अब भारतीय मीडिया की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से तय हो गए हैं और जो इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे पाक भारत, वो तो दुबई में होने जा रहे हैं, लेकिन जो 2026 के होंगे वो भी
होने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में श्रीलंका में कहा जा रहा है कि वो करवाए जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। तो ये एक इत्तफाक़ी राय हो जाना, ये खुशाइंद बात है कि खेल को मज़ीद नज़र नहीं किया गया सियासत की, क्योंकि भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, नहीं माना जाएगा, और हम लोग जो है अगर पाकिस्तान नहीं भी आता तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझते हैं कि ये ठीक है, खुशाइंद है, फैसला ऐसा ही होना चाहिए था। देखें जी, जो यंग टैलेंट की पहले आपने बात की, बिल्कुल ठीक आपने बात की, लेकिन यंग टैलेंट भी तभी नजर आएगा जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो भी इनफ। तो पाकिस्तान में हमने देखा पिछले 2-2.5 साल से वही प्लेयर्स अगेन एंड अगेन खेल रहे थे। अब जब फाइनली चेंज हुआ तो जो यंग टैलेंट है उसको ना सिर्फ टीम में सेलेक्ट किया गया बल्कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो उन्होंने अपना टैलेंट शो केस किया। अदरवाइज तो पिछले 2-2.5 साल में यंग टैलेंट घूम ही रहा था सिर्फ टीम के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी की जो आपने बात की है, आई थिंक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से एक अपने स्टांस पे वो खड़े रहे। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, आई वाज वन ऑफ दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि एक बंदा जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको ला के बोर्ड पे बिठा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता था कि वो इतना अच्छा डिलीवर कर सकेंगे। ऑल दो के शुरू में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के अंदर भी तब्दीलियां लेके आए, जो नजर आता है कि अब काफी हद तक उसके असरात आ रहे हैं। बिल्कुल आप अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो दावा है भारतीय मीडिया का कि मामलात तय पा गए हैं, इसके हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि किन शराइत पर पाकिस्तान की तरफ से हामी भरी गई है? देखें, पाकिस्तान को एक तो ये कहा जा रहा था जो मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों उनके हवाले से भी कंपनसेट किया जाए, वो पाकिस्तान की नहीं मानी गई। फिर पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा काफ़ी खर्चा हुआ है स्टेडियम्स वगैरह बनाने में, उसे हमारा थोड़ा सा शेयर वगैरह बढ़ा दिया जाए, वो भी नहीं पाकिस्तान की सुनेगी। गुड इनफ, कोई बात नहीं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर आगे जो इंडिया में आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं या कोई भी टूर्नामेंट्स हैं वो पाकिस्तान जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे, और पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया से बाहर खेलेगा। अब अगले साल एक तो एशिया कप है जो श्रीलंका और इंडिया को होस्ट कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली जो है ना पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें वो इंडिया अकेले होस्ट कर रहा है, तो अब उसमें भी फिर पाकिस्तान के मैचेस जो है वो इंडिया से बाहर होंगे, और ये 2027 तक इसको जो है रखा गया है। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये भी कहा गया था कि 3 साल के लिए मुआहदा किया जाए हमारे साथ, और हमें रिटर्न दिया जाए, आईसीसी की जानिब से हमें रिटर्न दिया जाए कि 3 साल तक के लिए दोनों टीमें जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे अगर खेलेंगी तो वो न्यूट्रल वेन्यू होगा, ना पाकिस्तान के अंदर मैचेस होंगे पाक भारत और ना ही भारत के अंदर होंगे। तो समझते हैं कि इस हद तक बात मानी जाएगी पाकिस्तान की? देखें, पाकिस्तान की बात मानी गई है तो इंडियन मीडिया ने ये सारी चीज़ें चलाई हैं, और अगर आप देखें तो जिस तरीके से इंडियन मीडिया बिहेव कर रहा था वो तो मतलब घर के मुलाजिम बने हुए थे बीसीसीआई के और इंडियन गवर्नमेंट के मतलब इंडियन गवर्नमेंट का या बीसीसीआई का जो मौक़िफ़ होता था उससे भी उसमें भी 10 चीजें और ऐड करके इंडियन मीडिया बता रहा था। बिल्कुल, मिर्च मिसाले लगाना उनका खासा है। लेकिन आपके ख्याल में ब्रॉडकास्टर्स को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? जितना बिजनेस वो इन ममालिक के अंदर मैचेस से हासिल कर सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, और ज़्यादा नुकसान किसका है मुल्कों के अंदर जाके मैचेस ना खेलने का? पाकिस्तान को ज़्यादा होगा इसका नुकसान या फिर भारत को? फैंस को नुकसान होगा, इंडियन फैंस को भी और पाकिस्तानी फैंस को भी। जो फैंस इंडिया को यहाँ खेलता हुआ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को वहाँ खेलते हुए देखना चाहते हैं। देखें, ब्रॉडकास्टर्स को का नुकसान करके आईसीसी ज्यादा अरसा चल भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से तो आप समझ लें कि 75% उसने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब आप देख लें ना, आईसीसी के सारे इवेंट्स का रेवेन्यू एक तरफ पूरे इवेंट का और पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक तरफ, तो आई थिंक ब्रॉडकास्टर का नुकसान से काफी हद तक बच जाएगा ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अगर तो आईसीसी इस बात पे ना मानता कि जो फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा वही इंडियन
इंडिया में जो टूर्नामेंट्स होंगे वहां पे भी होगा, तो फिर तो आईसीसी बहुत बड़े लॉस में चला जाता। ब्रॉडकास्टर ने भी उस पर प्रेशर डाला हुआ था, और पाकिस्तान ने आई थिंक ये जो एक काम किया है ये बहुत जबरदस्त किया, वरना आज के बाद जब भी टूर्नामेंट होता पाकिस्तान में तो इंडिया अपने मैचेस बाहर खेलता और हमें फिर इंडिया जाना पड़ता। तो अगर ये हमारे जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने इंडिया को जो है ना आदत ना डाली होती हाइब्रिड मॉडल की एशिया कप में, हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन शुक्र है कि इस बार अल्लाह का शुक्र है कि मामलात खुशउस्लूबी से तय हो गए हैं और भी बीसीसीआई मामले में जीत हुई है। आदि मुजरिम है और वो अपने उनसे बाज नहीं आता, सियासत के अंदर घुसेड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। और जिस तरह की बयानात हम देख रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी हरभजन की तरफ से कहा गया कि जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं आके खेलते, हालांकि फ़र्क पड़ता है, शायकीन को फ़र्क पड़ता है, जिस तरह से अहमद भी कह रहे थे। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे भी मैच हो एक अच्छा मैच हो, क्रिकेट अच्छी खेलने को मिले, देखने को मिले। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी हतमी और सरकारी ऐलान होगा हुकूमती सतह पे पीसीबी का या बीसीसीआई का, उससे भी आपको आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए आज। बिल्कुल, मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर शबीर शरीफ ने 65 और 71 की जंगों में बहादुरी का मुजाहिरा किया और 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शबीर ने 4 जॉट रेजिमेंट के जो कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को हलाक किया था। तो ये 6 दिसंबर को एक भारतीय टैंक के गोले का निशाना बनकर उन्होंने शहादत नोश की और इस आला मकाम पर फाइज हुए। आज 53वीं उनकी यौम शहादत जो है वो मनाई जा रही है। जी हाँ, एक रिपोर्ट देखते हैं इस हवाले से। और जनाब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है, लेकिन इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अजीम वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए मुल्क की मईशत की, उसमें बेहतरी के इंडिकेशंस आ रही हैं, आशारिये भी बेहतर हो रहे हैं। और एक और अच्छी खबर यह है कि सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट जो रखवाया था उसमें 1 साल की तौसी कर दी है। वैसे तो ये पराया पैसा है और इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद कफ़ील होने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर मईशत हैं, उनसे इस बारे में राय जानते हैं। डॉक्टर साहब, कितना खुश आइंदे मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए और हमें खुद कफ़ील होने के लिए अभी कौन कौन सी मनाजिल तय करनी है, कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? जी शुक्रिया। देखिए, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तो जब से IMF के प्रोग्राम में गए हैं काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके बेहतर होने से कम हम अपनी ट्रेड बेहतर कर सकते हैं, लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस होगा, और बहुत सा आपको पता है इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई थी वो ख़त्म होगी। और इंपोर्ट हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सा जो एक्सपोर्ट हम करते हैं माल, उसके लिए रॉ मटेरियल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहीं से बात शुरू करनी चाहिए कि वो रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं पैदा करते। अब कॉटन बेल्स एक ज़माने में हमारी कॉटन रेंट मिस्र के क्वालिटी के बराबर थी, और अब हम अमेरिका से कॉटन बेल्स मंगवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर के अंदर हम क्वालिटी प्रोडक्शन करें, वहाँ पे हम बेहतर यील्ड लेकर आएँ, उससे हमारा फूड सिक्योरिटी का मसला भी हल हो और उसके अंदर से हम बहुत सा एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी बाहर भी इवन भेज सकते हैं। तो वहाँ चूँकि जल्दी नताइज आ जाते हैं और आप एक साल में 2, 3, 4 फसलें भी ले सकते हैं और उसमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकाल सकते हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का ये मसला होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें एक तो कैपिटल बहुत इन्वॉल्व होता है, फिर उसके रिजल्ट आते आते 2-3 साल तो लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो FBR के जो कलेक्शन है वो बहुत नीचे चली गई है जो उनके टारगेट्स थे। ये बहुत परेशान कुल बात है। जब तक हम FBR के जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि IMF की जानिब से उस तरह से रिलीफ भी नहीं मिलता या उस तरह से हमें फ़ंड्स जो आने होते हैं वो भी नहीं आते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, आशारिये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाइना से 29 अरब के हम मकरूज़ हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज़ जो है वो हमें चाइना से मिला है। हमने जो कर्ज़ है बहरहाल ये हमें वापस करना ही करना है, ये जिस तरह से आता है उस तरह से वापस भी जाना है इसने। तो क्या समझते हैं ये कमर तोड़ने में मईशत की कितना किरदार अदा करते हैं ये कर्ज़े? जी बहुत सही फरमाया आपने। जब FBR अपने अहदाफ पूरा नहीं करता तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा जो है वो फंड्स बारो करने पड़ते हैं, और वो भी महंगे रेट पर, और फिर उसके ऊपर जो सूद की अदायगी होती है उससे सारा जो हम टैक्स इकट्ठा भी करते हैं वो सूद की मद में चला जाता है। अब इसका हल तो यही है कि एक तो हम अपनी ग्रोथ बढ़ाएं, क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे तो कर्ज़ों का हुजूम जो है वो GDP के लिहाज से खुद ब खुद कम हो जाएगा, और जो वापस करने की सलाहियत है वो तो आमदनी से पैदा होगी, और आमदनी अगर ज़्यादा होगी तो टैक्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हम स्टेबलाइज तो कर गए हैं, इसलिए इशारिये बेहतर हमें नज़र आ रहे हैं, IMF के प्रोग्राम में भी हैं,
तो यहाँ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं। अगर हम ग्रोथ को अपना टारगेट 5-6% पे कम से कम लेकर जाएं और फिर इससे भी ज़रा बढ़ाएं, क्योंकि जिस लिहाज से हमारी आबादी बढ़ रही है हमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ग्रोथ तो तवज्जो सारी अब ग्रोथ की तरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ हम ग्रोथ की बात करते हैं और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इंडिकेशंस यही हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कर्जे भी हम ले रहे हैं और जब कर्ज मिलता है तो हम उसे अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं। कितनी बड़ी रुकावट है ये कर्ज लेते रहना मईशत को मुस्तहकम करने में? जी देखिए, दो तरह के कर्ज हैं। एक, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म, और वो बहुत कम शरह के होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के हैं, एडीबी के, वो सारी दुनिया के मालिक लेते हैं और उससे फिर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो जाहिर है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, नई आप एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा करते हैं। ऐसे कर्जे तो बेहतर है, मगर हम जो कर्जे लेते हैं वो यूजुअली हम अपना जो डेफिसिट है वो पूरा करने के लिए, तो वो तो ज़ाया हो जाते हैं। तो अभी भी जो चाइना के हमने कर्जे देने हैं उसके ऊपर सूद की अदायगी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कर्जों को एक तरफ भी रख दें तो सूद ही हम पूरा नहीं अदा कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो इस जो से हम डेट ट्रैप कहते हैं, इससे हमें निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये कर्जों का जाल है जिसके अंदर आप महज सूद की अदायगी के लिए, कर्जों की वापसी के लिए नहीं, मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान जो अब जितने भी नए कर्जे ले रहा है वो दरअसल पुराने कर्जों की सूद की अदायगी के लिए है। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। बहुत से ममालिक हमसे डॉक्टर साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि कर्ज तो दीगर ममालिक भी लेते हैं, लेकिन हम एक कर्ज लेते हैं, फिर दूसरा कर्ज लेते हैं उसकी अदायगी के लिए, फिर तीसरा कर्ज लेते हैं उसकी अदायगी के लिए। मईशत को उस तरह से सहारा नहीं मिल रहा, जिस तरह से टैक्सेस की भरमार हो रही है वो अलग। दूसरी तरफ हम अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो उसमें बड़ी तेजी, बड़ा रुझान देखा जा रहा है। एकदम से स्टॉक एक्सचेंज जो जिस बुलंद तरीन सतह पर गई है, तकरीबन 13,192 पॉइंट्स की उसमें तेजी देखी गई है, और फिर जो कल कारोबार का इख्तिताम हुआ तो वो 1,08,238 पर जाके इख्तिताम हुआ। ये तेजी कितनी कारगर साबित होगी पाकिस्तान को कि मईशत को सहारा देने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज का तो इन्वेस्टमेंट का जो, अब अगर जमीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, जहां गवर्नमेंट खुद कर्जा लेती है नेशनल सेविंग सेंटर में, तो लोग फिर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं और जाहिर है वहां पे डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से डेली बेसिस के ऊपर लोग कुछ पैसा बनाते हैं, मगर उसमें इकोनॉमी को एज सच कोई नई आमदनी तो नहीं जनरेट हो रही होती, कोई नए ज़राए तो पैदा नहीं हो रहे होते, वो तो जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उनके शेयर में ही कारोबार होता रहता है। तो ये एक अच्छा आप कह सकते हैं इंडिकेटर तो होता है, मगर ये इकोनॉमी की ग्रोथ में या इकोनॉमी की सेहत के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की तेजी का उतना असर नहीं होता जितना लोग समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त चूंकि बाकी एवेन्यूज बंद हैं, जैसे आपने देखा रियल स्टेट के ऊपर इस वक्त इतने टैक्सेस हैं और उसमें इस वक्त स्लम्प है। दूसरी तरफ लोगों ने पहले बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी और जो बैंक अकाउंट्स थे, अब वहाँ चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ गए हैं। तो कोई नई कंपनीज तो नहीं बन रही जिसके कोई इनिशियल जो है ऑफर हो रही हो, नई एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो रही है, तो पुराने ही शेयर्स की कारोबार हो रहा है। और लेकिन ये शेयर्स सेफ इन्वेस्टमेंट है डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में एक अच्छा मौका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दूसरा पाकिस्तानी जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती थी पहले वो रियल स्टेट की तरफ जाता था और उससे बहुत से लोगों ने पैसा बनाया भी है, लेकिन अब जब के वो सेक्टर इस वक्त ज़वाल पजीर है, एक नई अपॉर्चुनिटी से तस्वुर किया जाए, या अब आपको लगता है कि जितना हाइप आनी थी, जितनी बेहतरी आनी थी आ चुकी, अब जो इन्वेस्ट करेगा वो घाटे में जा सकता है? जब शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा होती है तो फिर खतरा भी होता है कि करेक्शन आएगी तो बहुत नीचे जाएगा, तो महज ट्रेडिंग से आप नुकसान उठा सकते हैं। उसमें अच्छी जो कंपनीज होती हैं जो अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, वहां अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन लें तो उसका शेयर भी बेहतर होता है और आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। तो इसके अंदर बड़ी सोच समझ के होनी चाहिए। लास्टली एक छोटी सी चीज डॉक्टर साहब, के चीन 29 अरब डॉलर देने के बाद सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क बन चुका है पाकिस्तान को। एक तो ये कि मजमूई पाकिस्तान के ऊपर चाइना का दिया हुआ कर्ज कितना है और टोटल IMF के कर्ज मिला के कितना बोझ है हम पर इस वक्त कर्ज का? देखिए, 132 बिलियन डॉलर के करीब इस वक्त हमारा जो है वो फॉरेन डेट है, और फॉरेन डेट के अंदर सबसे बड़ा जाहिर है कि चाइना का इस वक्त शेयर है। ये डेट की ये सूरत हाल होती है कि जो मल्टीलैटरल है वो तो अपना कर्जा कभी माफ नहीं करते, वो तो आपको अदा करना होता है। बाईलैटरल का ये होता है कि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि अगर आप सिर्फ सूद पे करते रहे तो वो मसला नहीं होता है,
और इन कर्जों से निकलने का तरीका तो यही है कि कम से कम आप इतनी आमदनी पैदा करें कि जो बिल्कुल उनके आप अपने मुल्क को सूद इतना है वो तो आप स्टेबल अदा करें करें कि और आप उसके लिए नया कर्जा ना लें। बिल्कुल आपको नया कर्ज ना लेना पड़े और आप उस कर्ज की अदायगी कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम इलाही साहब, इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत। और जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि ये इस तरह से कर्ज लेकर दूसरे कर्ज की अदायगी, ये कुछ दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। इससे और तो आप हम लोग धंसते चले already जाएंगे, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, वो पैदा होने से पहले ही मकरूज होंगे। तो इस पॉलिसी को हो बदलना चुके होगा। हुए हैं, बच्चा कहा जाता है लेकिन कि हमारे मुल्क का मकरूज है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और सब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होंगे तो उससे बेहतरी के असरात होंगे। और वो हम देख भी रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है, उसके समरात अब आना बाकी है, अवाम उसके मुंतज़िर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए कुछ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हामिल अजीज़ मियाँ कवाल की, जिनको मदाहों से बिछड़े 24 साल बीत चुके हैं। और उनकी मशहूर कवालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, मैं शराबी और अल्लाह जाने कौन बशर है, इस तरह की बहुत सी कवालियाँ हैं जिनको हम सुनते हैं तो महसूस होते हैं या नबी भी उसमें शामिल है। और हशर के रोज़ ही पूछूंगा, ये कवालियाँ उनकी नामवर, उन्होंने खुद ही लिखी थी ये वाली, बिल्कुल लिखी भी थी और कंपोज भी की थी। तो कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी अगर उनकी कवाली सुन ली जाए तो वजद तारी हो जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत गायकी, वो अंदाज, वो अल्फाज और वो उनका बयान जिस तरह से वो पेश करते थे। उनकी कवालियों पर एक पैकेज हो जाए, एक रिपोर्ट हो जाए। बहुत सारे अहम इश्यूज और भी हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे आपको नाज़रीन। गज़ा में इजराइल के हाथों कत्ले आम आलमी बरादरी के लिए जागने का लम्हा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 296 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने गज़ा में ग़िज़ा और ख़ुराक की रसाई भी रोकी हुई है। रिपोर्ट में 9 महीनों के दौरान जमा किए गए शवाहिद की तफसीलात भी बयान की गई हैं। तो ये तमाम तर जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर, वो तमाम अक़वाम आलम जानता है, लेकिन इसके बावजूद खामोशी से तमाम ये तमाशा मुजरिमाना गफलत है, खामोशी है। लेकिन कब तक ये खामोशी रहेगी, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर नवीद इलाही, माहिर आलमी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई डॉक्टर साहब, और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कहा जा रहा है कि आलमी बरादरी के लिए जागने का लम्हा है, क्योंकि यहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है अरसे दराज से। क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद आलमी दुनिया जागेगी, या उसी तरह से गफलत की नींद, मुजरिमाना गफलत बढ़ती जाती रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे तो आप देखिए कि पिछले 7 अक्टूबर से ये जेनोसाइड जारी है, और ये सब दुनिया के सामने सब कुछ हो रहा है कि हज़ारों के लोग, तादाद में लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, और अब तो लेबनान में भी उन्होंने ये किलिंग शुरू कर दी है। मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक तो ये है कि क्रेडिबल इदारा है, दूसरा है कि उसने जो कई महीनों की रिसर्च की और उसने एविडेंस दिया है, जिसमें विजुअल और डिजिटल एविडेंस भी है, और इवन जो इजरायली मिलिट्री है और उनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी सैकड़ों की स्टेटमेंट्स हैं, सैटेलाइट इमेजरी है। इस सारी चीज़ों की बुनियाद पे उन्होंने ये कहा है कि जो जेनोसाइड कन्वेंशन है 1948 और 51, उसमें जो 5 मेन फैक्टर्स होते हैं जो जेनोसाइड के लिए ज़रूरी है, उसमें से 3 फैक्टर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं इजराइल की जो एट्रॉसिटीज़ हैं, ब्रूटैलिटीज़ हैं इन गाज़ा, जिसमें मेन ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ सिविलियंस, यानी सिविलियन जो हैं उनको अंधाधुंध मारा जा रहा है, और उनको बॉडीली और जहनी जो नुकसान और पहुंचाया जा रहा है। और फिर ये है कि सिस्टमेटिक कंडीशन इस तरह की लाइफ की बना दे कि वहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है इस रिपोर्ट ने, और इसको उसने मिसाल दी है कि जिस तरह कंबोडिया में या सूडान में और रवांडा में जेनोसाइड हुआ, उस तरह ये यहाँ पे ये जेनोसाइड हो रहा है। तो जाहिर है कि इस रिपोर्ट से एक कंसेंसस तो डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस स्पाइनलेस वर्ल्ड में, जिसके सामने सब कुछ हो रहा है और वो कुछ भी नहीं, लिप सर्विस के अलावा कुछ भी करने के काबिल नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो कवानीन होते हैं, किसी भी जंग के कोई कवानीन, कोई उसूल हो, कहा जाता है कि बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, खवातीन को निशाना, निहत्ती खवातीन को निशाना नहीं बनाया जाना, या फिर जो दरसगाहें हैं, मदारस हैं, या फिर जो हस्पताल हैं, उनको भी निशाना नहीं बनाया जाना। उनके ऊपर एक तो गोला बारूद से जो अटैक किए जाते हैं वो अलग है, फिर जो उन तक इमदाद भिजवाई जा रही है, जो खुराक उन तक भिजवाई जा रही है, वो भी
वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो एटलीस्ट जंग अगर नहीं रोकी जा रही थी तो जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो जंग की भी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उनको तो किसी हद तक उनकी रोकथाम होनी चाहिए ताकि उन लोगों तक खुराक तो पहुँच सके। इसी रिपोर्ट में, इसी बुनियाद पे, इसी रिपोर्ट ने अमेरिका को और अलाइज को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। अगरचे उन्होंने उनसे कहा है कि आप आर्म्स शिपमेंट ना पहुंचाएं, लेकिन इसका मतलब है कि आप यू आर कम्प्लिसिट टू दिस एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी। उनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, वरना इजराइल खुद तो सस्टेन ना कर सके। बिलियंस की इमदाद दी जा रही है और असला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। असल में मेरा ख्याल में ये रिपोर्ट जो है ये अमेरिका और अलाइज के लिए है कि आप अपने आप को रोक लें या उनको रोकें ताकि ये ब्रूटैलिटीज़ यहाँ पे ना हो। आप देखिए 90% तो गाजा में लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, और जो आप फरमा रही हैं कि वॉर के भी असूल होते हैं जिनेवा कन्वेंशन के तहत। इवन आप बुलेट्स जो है वो इस तरह की इस्तेमाल करती है कि जो जाके फटे ना या जख्मी करे और बॉडीली हार्म कम से कम करे, और हर किस्म की चीजें मौजूद है वॉर लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो नो होल्ड्स बार्ड, कोई उसूल नहीं, कोई कवायद नहीं मद्देनजर रखे जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपकी राय क्या है इस पे, आपका तजिया क्या कहता है डॉक्टर साहब कि जो बाइडेन तो अब क्रेडिट लेने के लिए, जान छुड़ाने की हिमायत कर रहे हैं जंगबंदी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनकी हमदर्दियाँ ज्यूइश लॉबी के साथ है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। आपको क्या लगता है कि अब उनके ओहदा सदारत संभालने से पहले मलिया मेट कर दिया जाएगा जो बची कुची कसर है, या फिर आपको लगता है कि उनके आने के बाद इसमें मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी, इस जंग के अंदर मज़ीद ईंधन फराहम किया जाएगा अमेरिका की तरफ से? देखिए, इसमें जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का जो अप्रोच होती है उसमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है एज़ फार इजराइल इज़ कंसर्न। सिर्फ उनके मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट इजराइल के साथ ही रहता है। अगरचे ट्रंप जो है वो शो ये करते हैं कि ही इज़ अगेंस्ट वॉर्स, तो वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के लिए कोशिश की, जो तो जाहिर है कि अब रोल बैक हो गया और मलिया मेट हो गया। मेरा ये ख्याल है कि देखिए यहाँ पे जो भी अब हो जाए, एक जो सैमुअल हंटिंगटन की है ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो तो स्टार्ट हो चुकी, उसके तो आगाज हो चुका है। लोग बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की, आपको पता है कि गाजा में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर को छोड़ें, दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अलाइज अलग अलग खड़े हो गए हैं, प्रिटेंड जो भी करें, तो मेरा ख्याल है कि अगर सारे मिलकर इसको रोकेंगे नहीं तो ये उस तरफ जाएगी जहां पे सैमुअल हंटिंगटन ने अपने आर्टिकल में और बुक में ये बात की कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा, और ये एक तरफ हो जाएंगे मुसलमान, एक तरफ हो जाएंगे इवन कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट जो हैं ग्रुप्स या कंट्रीज, वो दे वुड बी मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन मुसलमानों को एक होने की भी ज़रूरत है, अगर एक हो जाएं तो शायद ये जंग रोकी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर नवीद इलाही साहब माहिर आलमी अमूर मौजूद थे, और जिस तरह से वो कह रहे हैं मुम्मा अगर एक हो जाए तो मेरे ख्याल में ये जंग रोकी जा सकती है। हम आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए कुछ मस्जिद शब भर की, और आपको याद होगा अल्लामा इकबाल का शेर भी कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। और लाहौर में ये मस्जिद वाक़ई है जो कि वाकई में शब भर में ही बनाई गई थी, और मुसलमानों ने महज एक रात में तामीर की थी वो मस्जिद भी, जिसे शब भर मस्जिद कहा जाता है। इमरान अफरोज वाक़े पर ये रिपोर्ट देखिए। तो ये हिस्ट्री है मुसलमानों की, जज्बा तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वही अल्लामा इकबाल का जो शेर है, असल चीज़ और अक्सर मकसद ये था उस मस्जिद को बनाने के बाद आप नमाजी बने, वहाँ पे हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का जज्बा हमारा जो है अमल करने में भी होना चाहिए, जिस तरह का हमने शब भर में इस मस्जिद को बनाने में दिखाया। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपकी हिम्मत जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। को बात हो जाए जो हमारी इंटरनेट की बंदिश है और उसके जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम आईटी इंडस्ट्री को फ्लरिश कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और बेहतरी आ भी रही है, लेकिन वो अपने बलबूते पे जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो कमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट्स हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं, और एक नई मार्केट उभर के सामने आई है। लेकिन उसके अंदर रखना डालने में हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ रही। कभी इंटरनेट की बंदिश है, कभी उसमें सुस्तरावी है, कभी VPN की बंदिश है, और अब नई खबर यह है कि आपने जो बैरून मुल्क कुरियर सर्विसेज हैं उसके अंदर कई गुना टैक्सेस में इजाफा कर दिया, उसके निर्खों में इजाफा कर दिया। आप भूल रहे हैं, कभी कभी शार्क भी हमारी केबल काट जाती है समंदर के अंदर, वो तो मतलब ढूंढ के ना जहाँ पाकिस्तान की तरफ सप्लाई आ रही होती है तो उसी लाइन को जाके काटती है। अच्छा, ये शार्क की भी हमारे साथ कोई खासी गहरी दुश्मनी लगती है, या दुश्मनी है या मोहब्बत है, शरारतें करती है।
ये मामला क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तमाम उस्मान चुगताई साहब मामलात ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं। उस्मान भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ओवरऑल बताएगा मार्केट कितनी मुतासर हो रही है ये आयरोज इंटरनेट की बंदिश, वीपीएन की बंदिश से, फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से, और अब ये जो बैरून मुल्क कुरियर सर्विस के टैक्सेस में किरायों में इजाफा हो रहा है, इससे कितना कारोबार मुतासर होगा? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मेरा मौक़िफ़ जिस तरह पहले आपने प्रोग्राम में बुलाया था, मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि हमें फायरवॉल जो है वो बिल्कुल इंस्टॉल करनी चाहिए है, बड़ी केयरफुली इंस्टॉल करनी चाहिए है, और एक छोटा सा इदारा नज़्म और नस्क़ के बगैर नहीं चलता। कुजा पे पूरा मुल्क चलाना, तो आज के हम लोग सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम लोग एक चिंगारी जो है, एक गलत वीडियो जो है वो पूरे मुल्क में आग लगा सकती है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ फायरवॉल इंस्टॉल होनी चाहिए है, कंटेंट जो है वो मॉनिटर होना चाहिए है, और वीपीएन तो एब्सोल्युटली उसकी बंदिश होनी चाहिए है। मैं ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को देना चाहूँगा कि वीपीएन से मैं नहीं समझता कि फ्रीलांसिंग जो है मुतासर हुई है या उसके मुतासर होने का खदशा है, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा आप लोगों को मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक मुनाजरा कर लेना चाहिए कि इससे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए मेरे मिलियंस के जो है कोरियर का बिल है पाकिस्तान के अंदर से। अगर ये कोरियर सर्विसेज सिर्फ पाकिस्तान, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, मेरी 4 कॉर्पोरेशन हैं यूएसए के अंदर, 10 से ज्यादा मेरी फैशन से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। फ्रांस के अंदर एक बिजनेस है, 10 यूएसए के अंदर हैं। मैं आपसे पूरे वसूख से कह रहा हूँ, इस मुल्क में हम लोग बिल्कुल ई कॉमर्स के इनकलाब के एज के ऊपर हैं। सियालकोट और सियालकोट की गिल्डुआ और पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है ई कॉमर्स का। अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक इदारे को ठीक कर दे, और वो है पाकिस्तान पोस्ट। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दाम बढ़ाए गए हैं कोरियर सर्विसेज की जानिब से, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। जो यहाँ से वहाँ डिलीवरी देने के लिए जो तमाम फर्म्स काम कर रही हैं, उनको उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं माजरत के साथ यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर डीएचएल के रेट सस्ते हैं, पाकिस्तान पोस्ट महंगी है। डीएचएल इफेक्टिव है, पाकिस्तान पोस्ट इनइफेक्टिव है। भाई, हमने ही इतने बड़े जो हाथी पाल रखे हैं, या तो इनको प्राइवेटाइज कर दें या चाइनीज मॉडल अडॉप्ट करें। देखिए, चाइना ने ई कॉमर्स, अगर आज चाइना कहीं पर पहुंचा है, उस जो आम सारिफ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। जुनैद, आप भी महसूस करते होंगे कि जब आप कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो आम हालात में भी वो चीज़ें डाउनलोड जो है वो नहीं होती। अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे और उस्मान साहब इस पे एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी बात करते करते उनकी जो फीड है वो फ्रीज हो गई है, और इस बात का सबूत है कि काम तो मुतासर हो रहा है। अब लेट्स सपोज करें आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, आपकी कोई मीटिंग चल रही है ऑनलाइन बैरूनी दुनिया से, अमेरिका में, यूरोप में या किसी भी दूसरे मुल्क में, और इस तरह से आप फ्रीज हो जाते हैं और उसके अंदर आपका मौजूद रहना बहुत जरूरी था, तो काम तो मुतासर हो रहा है। और डिसअपीयर हो जाने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस, जो एक मीटिंग आपकी चल रही है, वो एकदम से गिरेगा। और ये एक बार इग्नोर हो सकता है, 2-4 बार इग्नोर हो सकता है। जब तसलसल के साथ इस तरह के रखना होगा, इस तरह का खलल होगा, तो फिर आपका काम, आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी, और आपके पास जो ऑर्डर्स आने हैं, जो आपको असाइनमेंट्स मिलनी है, वो मुतासर हो सकती हैं। और इसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इस बंदिश की वजह से काम मुतासर हो रहा है। और हमारे आईटी सेक्टर के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। इसके ऊपर अगर काम किया जाए और इंटरनेट की स्पीड मुतासर ना हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत फ्लरिश कर रही थी और मज़ीद भी कर सकती है। हमारे फ्रीलांसर जो इससे काफ़ी अर्निंग हासिल कर रहे हैं, अपने कुंबे चला रहे हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। तो जो फीस है, जो टैक्सेस हैं, उसमें इजाफे से इसका कारोबार भी मुश्किल में पड़ चुका है। उम्मीद करते हैं हुकूमत इसमें बेहतरी लेकर आएगी, इसमें जो खलल है, जो रुकावट है, उसे दूर किया जा सकेगा, ताकि बिला तातुल जो फ्रीलांसर्स हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें मुकम्मल कर सकें। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएं कि सऊदी जो फुटबॉल क्लब है अल नसर, उसके साबिक गोलकीपर और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथी फुटबॉलर ने रोनाल्डो के मुसलमान होने के हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ किया है। अब्दुल्ला ये कहते हैं, वलीद अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि रोनाल्डो इस्लाम की तालीमात और सऊदी अरब की सकाफत के बारे में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और बहुत एहतराम करते हैं, और जो तमाम उनके साथ बाकी प्लेयर्स होते हैं, जब जैसे अजान की आवाज़ आती है तो उनको तरगीब भी देते हैं। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ईमान की रोशनी अता फरमाए। रोनाल्डो का दिल कहा जा रहा है कि जो इस्लाम की तरफ झुक रहा है और वो वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। इस हवाले से मैंने उनसे बात भी की, जिस पर उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। सऊदी फुटबॉलर ने मज़ीद ये इंकशाफ भी किया है कि रोनाल्डो खिलाड़ियों को हमेशा नमाज़ पढ़ने और इस्लामी रिवायात की पैरवी करने की तरगीब देते हैं। और खुशाइन बात है जब आप ऐसे कल्चर में वक्त गुजारते हैं। सऊदी अरब के अंदर वो काफ़ी अरसे से मुकीम है और उनको जिस तरह से रिस्पेक्ट दी जा रही है, जिस तरह से उन्हें इज़्ज़त दी जा रही है, ये भी खुशाइंद है। और वो एक बड़े स्टार भी हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। शायद फुटबॉल की दुनिया में बहुत से बड़े बड़े नाम आए हैं, लेकिन जिस तरह की शोहरत, जिस तरह की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखी है, ये भी मिसाल आप है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए एक अफसोसनाक वाक़े की, जो कि लम्हा फ़िक्री है बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, हम सब के लिए भी। पैसों का लालच और अदम बर्दाश्त ने रिश्तों का जो तकद्दुस है उसे बिल्कुल ही भुला कर रख दिया नाज़रीन। और पंजाब का एक शहर है शेखुपुरा, जहाँ पे कत्ल की एक लर्जा खेज़ वारदात पेश आई है। खालाजाद भाई को कत्ल किया गया है, फिर उसका अंगूठा काटा गया है और उसे ATM पे लगा के चंद लाख रुपए निकाले गए हैं। तो ये क्या सोच है कि इंसान अपने खून के दर पे हो जाता है चंद रुपयों के खातिर। उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लोग किस तरह से इस तरह के एकदम सरंजाम देते हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखें। अदम बर्दाश्त और घरेलू झगड़े का खौफनाक अंजाम। मुल्तान में पेश आया अलमनाक वाकया। मुल्तान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में साबिक MPA के भतीजे ने बीवी से झगड़े के बाद 2 बच्चों और अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जांबाग बच्चों में 5 साल अलियान बेटी और 3 साल अरियान बेटा शामिल हैं। बीवी की शनाख्त इकरा बीबी के नाम से हुई है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जायदाद की तकसीम पर घर में तनाजा रहता था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। चारों जो डेड बॉडीज हैं उनको निस्तर अस्पताल जो है एडमिट कर दिया गया है और उनका जो अस्पताल रब्ता कार्रवाई बनती है हम वो कर रहे हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट, कोई ऐसी चीज़ सामने नजर आती है तो इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो अभी ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रहा। चारों डेड बॉडीज को पुलिस कार्रवाई के बाद निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन करार हैदर के साथ आसिफ बलोच, एक न्यूज़ मुल्तान। खून ने खून का कत्ल कर दिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हम सुनते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब, माहिर नफ्सियात, लाइफ कोच भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे ताहिरा रुबाब आपको। ताहिरा, इस तरह के वाक़यात हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। कभी सास अपनी बहू का कत्ल कर देती है, कभी भाई भाई का कत्ल कर देता है, कहीं बीवी शौहर का और कहीं शौहर बीवी का कत्ल कर देते हैं। ये जो जहनीत है, किस तरह से पहले तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या नफ्सियाती मरीज़ कहा जा सकता है ऐसे लोगों को जिनको अपने रिश्तों का तकद्दुस भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि उनके सामने कौन खड़ा है, किसको मार रहे हैं वो चंद रुपयों की खातिर, कहीं पर इज्जत की खातिर? बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि ये साइकोपैथोलॉजी बेसिकली होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग के ये एक रिपोर्ट जो है वो दिखाई है कि जिसमें बीवी को मार दिया है, बच्चों को भी मार दिया और खुद को भी इसने जो है वो मार लिया है। यकीनी तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं और मे बी कहीं न कहीं उनको अंडरलाइन जो चीज़ें 2 चीज़ें उनकी बड़ी जो कि उनके इस बिहेवियर को लीड कर रही होती है, बल्कि 3 कहूँगी। एक ये होती है कि कहीं न कहीं उनका एंगर का इश्यू जो होता है वो हमें पहले से ही कहीं न कहीं नज़र आता है और उनका एंगर इतना शदीद होता है, जिसकी वजह से बचपन में और पीछे और पिछली लाइफ में भी आ रही होती हैं वो चीज़ें। इसी तरह से उनमें ऑलरेडी जो सब्र का एक यानी टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं कि आप टॉलरेंस करें, टॉलरेंस, वो टॉलरेंस उनके अंदर कम होती है। देन साइकोपैथ्स जो हैं, यानी वो लोगों को तकलीफ पहुंचा के खुद खुश हो रहे होंगे, लोगों को तंग कर रहे होंगे, ऐਵੇਂ बिला वजह लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे, या उनकी चीजों से जेलसी जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल बहुत ज्यादा पनप रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो है आपकी इमोशनल टॉलरेंस। बेसिकली इमोशनल टॉलरेंस का मतलब जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि बेसिकली अब इस वक्त लोग जो हैं वो इतने ज्यादा टिपी टोज के ऊपर हैं कि मतलब वो टच मी नॉट वाली सिचुएशन जो है वो हुई हुई है। लोगों की टॉलरेंस
अच्छा, ये दो मामला ताहिरा, ये दो मामला ना मिक्स भी हो रहे हैं। एक वाकया पेश आया था कि एक कज़न ने अपने हालाजाद भाई को कत्ल किया, गोली मारी, मार दिया, फिर उसके बाद उसका अंगूठा काटा और जाके उसने ATM मशीन पर इस्तेमाल करते हुए 10 लाख रुपए निकाल लिए और 10 लाख रुपयों की एवज उसने अपने भाई को मार दिया। सिर्फ 10 लाख रुपए कोई अहमियत के हामिल नहीं है जहाँ पर उसने इतनी बड़ी जान, एक अजीज़ की जान ले ली। फिर दूसरी तरफ माँ ने अपने बच्चों को मार के ख़ुद को कत्ल कर लिया। ये जिस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ सोसाइटी में जन्म ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं क्या इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं सोशल मीडिया को या उन ड्रामास को, उन चीज़ों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। ब्रेक लेते हैं और 3 बहुत ही ज़बरदस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जुनेद ने ब्रेक पर जाने से पहले आपको कहा था कि कुछ ओवरसीज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका साथ हम गुफ्तगू करेंगे, वो वहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं और कितना मिस करते हैं पाकिस्तान को। आज वो पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं, अपने अपने शोबों में सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, जिसमें से एक जो हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत भाई, वो तो उनका ये कहना है कि वो अपना टारगेट अचीव करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, और जो बाकी दोस्त हैं उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वहाँ पर क्या मसरूफियात हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ, लियाकत अली साहब हैं जो कि CEO हैं हेल्प फाउंडेशन के और कमालिया में एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपसे भी तफसीलन जानते हैं इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक। इनके साथ मौजूद हैं शाहिद अली भाई, और जो कि स्कॉटिश कम्युनिटी को देखते हैं, वहाँ पे सहाफ़ी भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान स्कॉटिश क्लब के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं शमशाद गनी साहिबा जो कि टैक्सी ड्राइव करती हैं और भी बहुत सी खसूसियात की हामिल हैं, और जो ख़ास एक क्वालिटी उनकी है, उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, तो उनकी आवाज़ भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हो गए थे, आप सबको वेलकम कहते हैं। ये इत्तेफाक है कि पाकिस्तान आए हुए हैं और हमें हमारी खुशकिस्मती है कि आपको हमने मदू किया, या कोई प्लान था, कोई एजेंडा था जिसको लेके पाकिस्तान तशरीफ लाया? तीनों दोस्त वो भी शमशाद साहबा, पहले आप ही आगाज़ कीजिए। जी, मैं आई थी घर में एक अफसोस पे, लेकिन ज़रा थोड़ी लंबी छुट्टी ले आई कि अभी दोस्तों से भी मिल मिला लें, सोशलाइज कर लें। एंड अमा टिकटॉकर शमशाद जी सिंगर, मेरा टिकटॉक अकाउंट है, वायरल है, तो उसके लिए भी कुछ वीडियोस और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी मुझ पे, मैं इसीलिए भी थोड़ा। तो ये टैक्सी ड्राइव करना तो यहाँ पे भी मतलब बड़ा टफ काम है। आप ये परदेश में कर रही हैं, ये सेफ है वहाँ पर? अब वेरी सेफ, इसीलिए तो कर रही हूँ, बहुत सेफ है। मैं शॉपकीपर भी हूँ और लाइफ आई एम बीन देयर फॉर 36 ईयर्स, 36 साल से वहाँ हूँ। और कहा जा रहा है कि आप पहली टैक्सी ड्राइवर फीमेल हैं वहाँ पर? ये मेरा टाइटल है, ये स्कॉटलैंड में मैं पहली मुस्लिम पाकिस्तानी फीमेल टैक्सी ड्राइवर हूँ। और अभी तक मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। उस वक्त शॉप गाना गा रही होती है? लास्ट ईयर शॉप छोड़ दी, लेकिन टैक्सी नहीं मैंने छोड़ी। अच्छा, साथ साथ गाना उस वक्त भी गा रही होती हैं जब साथ में पैसे? आप मेरा चैनल विजिट कीजिएगा शमशाद जी सिंगर, आप देखेंगे हर गाना मैंने टैक्सी में बैठ। ये गाना सुनते हैं, ये जो गाना भी आपने ब्रेक में सुनाया ना, उसी जज्बे के साथ और उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ आपने हमारे नाज़रीन को। सब तो पहले मेरी बारी आ गई। हाँ नहीं, अभी वो गाने की बारी बाद में आएगी। अब आइए शाहिद भाई की तरफ। शाहिद भाई, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके, और वहाँ पे कितने साल हो चुके, किस तरह से जो मिलना मेल मिलाप होता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, क्या डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के रहन सहन में? सबसे पहले तो आप दोनों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, और आपका चैनल जो है बड़ा ज़बरदस्त सेट है, वी रियली सरप्राइज के इतना खूबसूरत आपने, और बड़ी ज़बरदस्त टीम है आपके पास, डू अप्रिशिएट। और दूसरा आपने पूछा कि हम असल में इत्तफाक़न ही आए हैं। अच्छा, मैं अपने काम से या अपनी फैमिली को मिलने के लिए आया हूँ, शमशाद जी अपने, लेकिन हमारी कितनी बनती है, आप लोग बता रहे हैं कि हैं भी एक ही बेल्ट से, आप फैसलाबाद से हैं, वो शेखुपुरा से हैं, हम प्लान करके आए हैं, कमालिया से हैं बाय चांस। और वैसे हम तीनों ही पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ही एग्जीक्यूटिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हम इकट्ठे पे जब ओवरसीज आते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं, एक दूसरे को डिनर पे बुलाते हैं। यहाँ भी ये रौनक जैसे यहाँ पे लग रही है, वहाँ पे भी प्रदेश में भी ऐसे ही लगी रहती है, वहाँ बहुत ज्यादा लगती है। उसके अलावा जब वहाँ के और यहाँ के माहौल में कितना डिफरेंस आप फील करते हैं, क्योंकि आपको भी तकरीबन 24 साल हो चुके हैं, आपने बताया कि आप वहाँ पर हैं, तो यहाँ का कल्चर वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो अब जब आप आए हैं, कितने साल के बाद आए और कितना डिफरेंस महसूस कर रहे हैं आप? मैं 8 महीने के बाद, हर साल चक्कर कम से कम एक, हर साल ही आ जाते हैं? पास का तो 2 भी लग जाते हैं, लेकिन जैसे अभी मैं 7-8 माह के बाद ही आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बच्चे यहाँ पर हैं, पेरेंट्स इधर ही हैं जी, पेरेंट्स इधर ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इधर है, तो इसलिए हमारा सबका ही वहाँ जितने भी ओवरसीज़ हैं, ना सिर्फ मैं, हमारी रूट्स कनेक्शन यहीं हैं, यानी हम वेट करते हैं कि कब जाना है पाकिस्तान। अब वापस जाएंगे ना तो हमें दोस्त पूछेंगे आ गए हैं, अच्छा आप कब जा रहे हैं, तो यार हूँ ना इंशाल्लाह गर्मियाँ चलाएंगे, हर खुशी हम पाकिस्तान आने के चक्कर में। कितनी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी है स्कॉटलैंड के अंदर, और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहरहाल है तो दूसरा मुल्क, और वहाँ पे जो कवानीन हैं, जो मसाइल हैं,
वो क्या क्या सामना करना पड़ता है? जी जी भाई, वहाँ जैसे स्कॉलैंड में तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी तकरीबन रहते हैं। ये लास्ट ईयर में 83,000 स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ 1 साल में स्कॉलैंड में ओवरसीज़ आए हैं, पाकिस्तानी सारी दुनिया से। तो अब स्टूडेंट्स आने की वजह से पाकिस्तान से भी बहुत स्टूडेंट गए हैं, अब आबादी में काफ़ी इजाफा हो गया माशाल्लाह। ठीक है, चलिए आके भाई आपकी तरफ आएंगे। आप बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कमालिया के अंदर आप यतीम खाने के तौर पे आप जो एक बिल्डिंग आपने जगह भी खुद मुख्तस की है और फिर आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा यकीनी तौर पे काम है। कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके प्लेटफार्म से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह एक्वायर कर ली है, ये 6.5 एकड़ लैंड है। अच्छा माशाल्लाह। और इसमें स्टेट ऑफ आर्ट हम 400 बच्चों के लिए वहाँ पे बोर्डिंग और स्कूल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिहाइश, एजुकेशन और बाकी सारी सहूलियात भी होंगी। हाँ जी, और बिल्कुल यानी कि जैसे यूरोपियन यूनियन के लेवल पे उस स्टाइल पे बनाने की कोशिश करेंगे। और अच्छे इस प्रोजेक्ट की जो सबसे ब्यूटी है, हम सिर्फ ना बच्चों को केटर करें बल्कि उनकी माओं को भी केटर करेंगे। हाँ, एक बेघर बेसहारा माएँ जी, जो बच्चे और जिनकी माएँ यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जितने यतीम बच्चा जो मार्जिनलाइज्ड है, मेरे ख्याल में किसी और कोई तबका नहीं। ये आइडिया शुरू से ही था आपके माइंड में कि ये काम करना है या वहाँ जाके आया? ये आइडिया बेसिकली मेरी मिसेस का था। अरे वाह। अच्छा, हमने पहले इस लैंड को मैंने अपनी बेटी के नाम पे हरम टाउन के नाम से एक यानी कि शुरू किया प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो मेरी मिसेस हमेशा मुझे कहती थी, वो बड़ी जेनरस है, बड़ा काम करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लैंड आप ना डोनेट कर दें। अपने तौर पे सब कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट भी है गवर्नमेंट की? और आप अभी वापस भी आए हैं? हाँ, इसलिए मैं वापस अब आप यहीं पर जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस करने की, इनिशियल मैं नहीं कर रहा था, बल्कि एक हमारे पास बिल्डर आया, उसने कहा मैं आपको 28 करोड़ देता हूँ, ये लैंड मुझे दे दे, और जिस तरह बनी हुई। लेकिन मेरी मिसेस ने कहा कि मैं बेशक अब इसको ऑफर कबूल नहीं, जो उन्होंने कहा था कि ये बनाना। तो जब मैं कन्विंस नहीं हो रहा था, एक रात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की जो आज तक मुझे, मैं दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़मीन के ऊपर तो आपने सब कुछ कर लिया, कोई और ख्वाहिश हो तो बताया। मैंने कहा कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है। मैंने एज ए सॉफ्ट इंजीनियर ज़िंदगी स्टार्ट की, जो चाहा वहाँ पे भी किया, यहाँ पे अच्छी लाइफस्टाइल आपने अपना एंजॉय अब करें कि अब हमें ज़मीन के नीचे के लिए कुछ करना। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक आपको कामयाब करे। खूबसूरत ये मिशन भी है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट के करने के काम है, इस तरह के जो हजरात कर रहे हैं अपने तौर पे, ये सदका जारी है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे और दोस्त जो हैं वो इसी तरह से मिल के आते रहें और जाते रहें। हमारी ख्वाहिश थी कि आपसे बहुत सारी गपशप हो, लेकिन वक्त की कमी है, तो जाते जाते शमशाद साहिबा जरा खूबसूरत आवाज़ में कोई अपना पसंदीदा और वो जो नगमा हम चाह रहे हैं कि जो हमने ब्रेक में सुना था वही सुनाइए। नूरजहां साहिबा का मैंने चेंज माइंड कर लिया। अच्छा, वो भी सुनना ही सुनना है। जबरदस्त जबरदस्त जी, एक लाइन ही सही, वो भी सुना दे। क्या तो होली जी, चले एक लाइन वो जबरदस्त है। जबरदस्त क्या कमाल सलाहियतें आपकी माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे बेहतरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अपने अपने शोबों में ज़बरदस्त सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज़ भी हैं जिस पे बात होगी। नाज़रीन वेलकम बैक। बात होगी इस टॉपिक के मौके पे कि नज़र बद कितनी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि बहरहाल इसका वजूद तो मौजूद है और मुख्तलिफ तरीके हम आजमाते हैं। ख़ासतौर पे बच्चों को नज़र लग जाती है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपको अपनी नज़र भी लग जाती है। कभी निगाह मज़मूम व ममनू होती है, कभी निगाहें गम की वजह से बसारत से महरूम हो जाया करती हैं और कभी खुशी की वजह से निगाहें बेबसर बसारत वाली बन जाया करती हैं। तो किस तरह से नज़र बद से बचा जाए? आँखों का वैसे भी हम कहते हैं ना, कोई नेमुल बदल नहीं है, तो ये आँखें हमें पॉजिटिव इस्तेमाल में लानी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी के लिए। और किसी को देखकर रश करना चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए। और ये हसद जो है कभी कभी दूसरे के लिए वबाले जान बन जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी, रूहानी स्कॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। दाऊद भाई, ये सच है कि जो नज़र है वो हम अच्छे इस्तेमाल के लिए भी ला सकते हैं और बुरे इस्तेमाल उसका भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि दूसरे को अगर हम हसद की निगाह से देख रहे हैं तो उसके ऊपर पता नहीं वो किस तरह से बनकर अजाब बनकर गिरेगा, टूटेगा और उसको वो कितनी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी उससे। क्या ये बस में है कि आप किसी को हसद की निगाह से ना देखें या प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखें, रश की निगाह से देखें? देखें, बस में तो नहीं है, मगर इसको आप तय कर सकते हैं कि कैसे इसके जो नुकसानात हैं उससे बचा जा सके। ठीक है। आँखें एक दरवाज़ा हैं, आप जो कुछ भी देखते हो उसका असर दिल पे पड़ता है और जो दिल पे पड़ता है, देखें आप खाना काबा का मंजर देखेंगे तो उसकी कैफियत दिल पे बल्कि पूरे जिस्म पे होंगे। इसी तरह जब आप नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो उसका असर भी आपके दिल पे पड़ता है।
तो आंखें वो दरवाज़ा है जिससे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी सोच, क्योंकि दिमाग और आंखें करीब करीब हैं, दिल नीचे है, ज़रा थोड़ी सी दूर है, तो आंखों का असर तो बहुत पड़ता है दिल पे और वेव्स निकलती हैं। लेकिन पता कैसे चलता है कि ये बुरी नज़र इस बंदे को लग चुकी है? क्या क्या असरात, सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं उसकी शख्सियत? देखें, दो चीज़ें हैं, कई लोग जादू और कई लोग नज़र मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले तो जो नज़र है ना, उसका असर बहुत जल्द होता है, यानी कि 1 मिनट में असर हो जाता है। अच्छा। एक दिन के अंदर अंदर। जादू का असर ज़रा 8 से 10 दिन लेता है। अच्छा। अगर उसकी भी इकसाम है जादू की, कितना कितना वक्त लेता है जादू। नज़र जो है वो मिनटों में आपकी तकदीर बदल देती है, क्योंकि एक हदीस है कि कुर्बे क़यामत जो नज़र बद है वो इंसान को, मर्द को या औरत को कब्र में और ऊंट को हंडिया में डाल देगी। और जो चीज़ तकदीर के ऊपर सबकत ले जाने वाली है वो नज़र है। अब नज़र बद भी है और खैर की नज़र भी है। लोग नज़र बद से बचने के लिए तो बड़ी तगोदो और कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उनका ये ध्यान ही नहीं होता कि हम किसी अल्लाह वाले की नज़र या किसी खैर की नज़र के वे ज़ेरे साया रहें। एक चीज़ ये भी बताइएगा दाऊद भाई कि नज़र फ़र्ज़ के किसी को लग गई, आपने कहा कि उसके असरात भी फ़ौरन होते हैं, क्या फ़ौरन होके ख़त्म हो जाते हैं उसके असरात, या फिर आपकी शख्सियत के साथ अगर वो नज़र ना उतारी जाए तो वो चिपक ही जाता है और आपको नुकसान पे नुकसान होता रहेगा? ज़रा किस लेवल के असरात होते हैं नज़र के? नहीं, ये ख़त्म नहीं होते जब तक कि आप इसका रूहानी इलाज ना करवाओ। अच्छा। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियां हैं। अगर आपको नज़र लग गई और अगर आपने दुआ पढ़ के या कोई टोटके करके उसका इलाज ना करवाया तो आपके लिए ये बड़ा आगे मसला पेश हो जाता है। जिस तरह आपने बच्चों की बात की, कई बच्चे बड़े काबिल होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं अच्छी पोजीशन लेते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, वो बच्चा जो है वो लागर हो गया, सुस्त हो गया है, पढ़ने में काहल हो गया है, सेहत डाउन हो गई है, तो उसी वक्त वालिदैन को सोच लेना चाहिए कि जो मेरा बच्चा है ये कहीं नज़र बद का शिकार तो नहीं है, क्योंकि उसका रंग पीला पड़ जाएगा, खून की कमी, जिस्म के ऊपर दाग लग जाना और नींद का ज़्यादा आना, काम करने को दिल ना लगना, बड़े सगीर में भी खाने को दिल सगीर में भी रहे हैं तो अमूमी तौर पे हम मिर्चें जलाने का काम या कुछ ऊपर से बाहर के नमक को अंडे या नमक, देखें ये बहुत सही तरीका क्या है? इनके ये टोटकों में असर है, ये बात याद रखिएगा, टोटके भी असर रखते हैं। जिस तरह आपने नमक की बात की, अगर किसी को नज़र लगी हो तो एक मुट्ठी नमक की लेके 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं वार के जो है उसको घर से दूर फेंकवाया जाता है। एक और टोटका भी है कि अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को नज़र लगी हो तो पानी जिसमें टब में नहाते हैं उसमें 3 मुट्ठियाँ या 5 मुट्ठियाँ नमक की डाल के उससे नहा लिया जाए, उससे भी ये टोटकों की बात हो रही है। मिलती है कोई इसकी? देखें, मैं क्योंकि इसका मैं रूहानियत का भी और इसका एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, क्योंकि मैं जो टोटके बच्चों पे या लोगों को करने के लिए देता हूँ उससे उनकी नेगेटिविटी दूर होती है। मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, और अगर मैं रूहानियत की बात करूँ तो रूहानियत में इसके लिए क्या कहता है नजर उतारने, क्योंकि उसके वजूद की तो बात हुई है। हजरत अली ने, आका दो जहां ने भी इसका तस्वीर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को जो है वो दम किया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो आए, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? वो कहते मैं अपने जो है नवासों हजरत इमाम हसन और हुसैन की वजह से परेशान हूँ कि इनको नज़र लगी हुई है। तो फिर उनको नज़र बद के जो है दम का हुक्म दिया गया। तो सूरह फलक और सूरह नास जो है इसके दम के लिए बड़ी अहम है। अगर आप 11 मरतबा बता दिया दाऊद भाई, तो इससे बढ़ के तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमें ये तरीका आजमाना चाहिए। जी, नहीं, वो बात टोटकों पे हुई थी तो टोटकों का भी असर है। बात अगर सूरह फलक और सूरह नास पे हुई है तो उसका भी असर है, और उसका सबसे बेहतर है क्योंकि कुरान से हल है। बेहतरीन हल जो है वो कुरान से किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पढ़ लेना, 10 मरतबा दम कर लेना और पानी पे दम करके पीना, उसका बड़ा ज़बरदस्त असर है। और फिर जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, कहा गया है कि जो लोग सुबह के वक्त इस दुआ को पढ़ेंगे वो मगरिब तक महफूज रहेंगे, और जो मगरिब को पढ़ेंगे वो अगली सुबह तक
उनको कोई भी जो है वो नुकसान नहीं होगा, हत्ता कि अगर अल्लाह ना चाहें तो, क्योंकि अल्लाह की एक तकदीर भी है, अल्लाह ताला वो उस काम को करते भी तो हैं, अल्लाह का निज़ाम भी है, तो उसके ऊपर उसका बड़ा असर होता है। खूबसूरत बात की और कलाम इलाही से खूबसूरत और ताकतवर क्या चीज़ हो सकती है, अपने बच्चों पे दम कीजिए। और जिस तरह से मिसाल दी हज़रत जिब्राइल ने नबी पाक को जो कलाम पाक बताया है, वो सबसे अफजल है, वो सबसे बेहतर बिल्कुल जी। और हम कहते हैं कि कुरान पाक जो है वो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए मशअल राह है और उससे हम बहुत कुछ फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। नज़र बद अगर किसी बच्चे या बड़े को लग गई है तो आप सूरत फलक, सूरत नास पढ़ें, बल्कि चारों कुल पढ़ के आप आयतुल कुर्सी करते रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ के उनके ऊपर दम करते रहें। और दाऊद जी हमारे साथ जिस तरह से मौजूद थे उन्होंने भी बहुत सारे तरीक़ेकार बताए हैं, तो अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि ये जो मिसाल दी जाती है वो सच है कि ऊँट को भी हांडी तक पहुँचा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।